वेलकम टू टुडेज क्लास। आई होप कल जो हम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा था वो आपने अच्छे से समझा है, आपको क्लियर हुआ है। और दूसरी बात है कि आप लोग जो भी क्लास फॉलो कर रहे हो उसके बाद फिर अपने से भी एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, तभी आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आगे आपको और भी तरीके बताऊंगी कि किस तरह से रिवाइज करना चाहिए। उसका भी एक छोटा सा मैं वीडियो या आपको रिकॉर्ड करके दूंगी और समझाती भी रहूंगी। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट आर बीइंग टॉट इन द क्लास। ठीक है, फॉलो तो करते ही रहो, उसके अलावा भी आप क्लास जब खत्म हो जाता है उसके बाद फिर आप जाके एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। तो आज हम लोग एक और सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बिजनेस स्टडीज। सो बिजनेस स्टडीज कॉमर्स के बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज, बिजनेस अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस जिनके दिमाग में, जिन बच्चों के दिमाग में है कि हम आगे चल के बिजनेस करेंगे, सिर्फ उनके लिए ये सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, आप सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आप कुछ भी करियर ऑप्शन ले सकते हो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप कोई कंसल्टेंसी भी कर सकते हो, आप जॉब पे भी रह सकते हो, या आप कोई स्टार्टअप या बिजनेस करते हो। तो ये है लैंग्वेज अकाउंटेंसी, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस। और बिजनेस स्टडीज यकीन मानो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आप जो पढ़ते हो वो प्रैक्टिकली आप जाके हर जगह पे आप इसको महसूस कर सकते हो, देखते हो। ठीक है, तो अभी से ऐसा करना कि कोई भी कहीं पे भी बाहर जाओगे या कुछ भी सामान खरीदोगे तो उसे जरूर एक बार एक थॉट जरूर डालना कि ये किस तरह से ये सारे सारे सामान हमारे पास आते हैं, या ये जो बिजनेसमैन है, छोटा सा शॉपकीपर है, वो अपना बिजनेस कैसे कर रहा है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। इंट्रोडक्शन में क्या है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स, नो मैटर वेयर दे लिव, they need different kinds of goods and services to fulfill their needs। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें गुड्स चाहिए होता है, हमें सामान चाहिए होता है या डेली नीड्स के, या हमें कोई सर्विसेज चाहिए होती हैं। जैसे आप सुबह भी उठो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आप ब्रश करते हो, आपको ब्रश चाहिए, पेस्ट चाहिए, आपको सोप चाहिए, आपको सर्विसेज चाहिए, कभी कभार इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की सर्विसेज चाहिए। तो ये सारी चीजें आपका बिजनेस है। ठीक है, कुछ ना कोई इस सर्विस को आपको प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं से आप सामान को खरीद रहे हो। तो हाउ डू पीपल गेट दीज थिंग्स, ये आपके दिमाग में आता होगा कि हमें जो सामान चाहिए वो कैसे हमारे पास आ रहा है। या तो आप फिजिकली कोई शॉप में जा रहे हो, वहां पे आप खरीद रहे हो, या आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो। आजकल ऑनलाइन का बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा है, होती है। तो ऑनलाइन आप बहुत सारी चीजें परचेज कर सकते हो। ठीक है, एंड हाउ डू दीज प्रोडक्ट्स रीच द मार्केट। तो हाउ डू दीज प्रोडक्ट्स रीच द मार्केट, यानी इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं एंड कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जिसके तहत आपके पास ये सामान पहुंच रहा है। ठीक है, so through the effort of many people who are involved in different types of economic activities, so this entire process is known as business। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ऐसा है कि आपके घर में कोई भी सामान अगर खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, अगर बहुत जरूरी है तो आप तुरंत ओपन करते हो अपना ऐप ब्लिंकिट या ज़ेप्टो और फटाफट आप ऑर्डर करते हो, और आप देखोगे 10 मिनट में आपके पास सामान पहुंच जाता है। तो ये जो आपने ऑर्डर किया, आपने पेमेंट किया और आपके पास 10 मिनट में जो सामान आया, उसके ये जो ऑर्डर करने से लेके आपके पास सामान आने तक जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत एफिशिएंटली होते भी हैं
और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं इस चैप्टर में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में बेसिकली क्या होता है, ऐसे भी नॉर्मल चीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हर तरह की एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, अर्निंग प्रॉफिट, ये इन्वॉल्व होता है। कोई भी एक्टिविटी किया जो जाता है जिसमें आप कुछ अर्न करते हो, प्रॉफिट के मोटिव से किया जाने वाला हर एक्टिविटी, ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, जो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन या आउट ऑफ द थॉट ऑफ सोशल सर्विस आपने कुछ काम किया जिसमें आपका कोई मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने उसमें प्रॉफिट नहीं समझा, तो इस तरह की एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एनी एक्टिविटी दैट आर कैरिड आउट with the goal of earning money. Earning money इसका प्राइम मोटिव होता है, earning money and livelihood, ये भी जरूरी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बस एक एक्टिविटी किया और खत्म, ये अर्निंग मनी होना चाहिए और दूसरा है आपका यही सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। So they are any activities that are carried out with the goal of earning money and livelihood. कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। टीचर टीच कर रहा है इन स्कूल, उसे भी सैलरी मिल रही है। डॉक्टर अपने नर्सिंग होम में बैठा है, उसे अपना कंसल्टेंसी फीस मिल रहा है। या बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उससे उसे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी, आपने किसी को कुछ पैसे दिए आउट ऑफ सिंपैथी विदाउट द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। सोशल सर्विस हो गया, रिलीजियस, आपने मंदिर में जाके कुछ पैसे दिए, ये सारा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सिर्फ बिजनेस नहीं इन्वॉल्व होता है, किस तरह की चीजें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई कहीं पे नौकरी कर रहा है, वहां से उसे सैलरी मिल रही है, तो इस तरह की एक्टिविटीज भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या कोई प्रोफेशन में है, प्रोफेशन में वो जैसे डॉक्टर हो गए या लॉयर्स हो गए या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, जो अपना कंसल्टेंसी, अपना नर्सिंग होम, अपना प्रोफेशन कंसल्टेंसी अपना स्टार्ट करता है, जिसमें उसे अपना जो नॉलेज है उसको वो देता है और उसके बदले में उसे फीस मिलती है। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग योर मनी। या कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में कुछ सेल कर रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बेसिक थिंग है आपको इस ये बताने के लिए कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसी में वही होता है आपका बिजनेस, जिसमें आप प्रॉफिट अर्न करते हो फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या नेचर होता है।
फॉरमोस्ट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में हम लोग पहले पॉइंट पढ़ रहे इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस इज डन फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड, अपने रोजगार के लिए, लाइवलीहुड मेन उसका सोर्स ऑफ इनकम, नॉट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। यानी अगर कोई पर्सन ग्रोसरी स्टोर ओपन किया हुआ है टू अर्न इनकम, he is engaged in business while someone growing vegetables in a garden, यही एक पर्सन कोई है, वो अपना एक स्टोर है, उसका ग्रोसरी स्टोर है जहां पे वो कुछ वेजिटेबल्स और ये सारी सामान वो बेच रहा है, तो वो उसका बिजनेस हो रहा है, वो बेच रहा है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन वही पर्सन अगर अपने घर में कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है और उस वेजिटेबल को वो अपने यूज कर रहा है, तो वो उसका बिजनेस नहीं है, ठीक है। सेकंड है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। बिजनेस में प्रोडक्शन होना चाहिए या प्रोक्योरमेंट, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज आर आइदर प्रोड्यूस्ड और बॉट टू बी सोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन यानी आप अपनी फैक्ट्री में कुछ बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको आप सेल कर रहे हो। या प्रोक्योरमेंट क्या हो गया? यानी आप बाहर से कुछ परचेज कर रहे हो, रेडीमेड थिंग्स, और उसको आप सेल कर रहे हो फर्दर। ऐसे एग्जांपल क्या है? जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ये मैन्युफैक्चर करता है कार, गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती है उसकी फैक्ट्री में, फिर वो सेल करता है इन द मार्केट, राइट। अब एक रिटेलर है जो परचेज करता है क्लोथ्स फ्रॉम होलसेलर, ठीक है। तो एक पर्सन बिजनेसमैन है जो रेडीमेड क्लोथ्स होलसेलर से परचेज करता है कम दाम में और उसको अपने शॉप में बेचता है आगे कस्टमर्स को ज्यादा दाम में, तो वो हो गया प्रोक्योरमेंट। रेडीमेड सामान खरीदा और आगे बेचा, ठीक है। सेल और एक्सचेंज। बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। बिजनेस में या तो आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हो या आप अपनी कोई सर्विसेज ही सेल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज होना चाहिए फॉर मनी। Amazon एंड फ्लिपकार्ट एग्जांपल बता रही हूँ, सेल्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्लोथिंग, अदर प्रोडक्ट्स इन एक्सचेंज फॉर मनी, ठीक है। एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। वन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया जिसमें इट इज फॉर लाइवलीहुड एंड फॉर प्रॉफिट, this is for livelihood and not for personal purpose, also profit motive. Second क्या हो गया? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन यानी खुद बनाओ और सेल करो, या प्रोक्योरमेंट हो गया रेडीमेड गुड्स कुछ आप परचेज करो और उसको सेल करो। थर्ड क्या हो गया? सेल और एक्सचेंज। ये होना चाहिए, आप कुछ सेल कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो सर्विसेज या गुड्स, ये हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देख लो आप, इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट कर लेना। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी नोट कॉपी मेंटेन रखो, उसमें कीवर्ड्स को जरूर लिखते रहना। आप अब जब आप रिवाइज अभी तो पढ़ रहे हो, फिर आप रिवाइज करोगे, उसके बाद जब सेकेंड रिवीजन करोगे तब सिर्फ इस चीज को देख के आपको इतना आना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में खुद आप लिख सको क्या है। तो आपको याद सिर्फ इतना ही करना होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, सेल एंड एक्सचेंज, ठीक है। तो इस तरह से समझो कि अपने आप इस हेड को एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। आगे बढ़े, 3 हमने कर लिया, और भी है
फर्दर है प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट मोटिव इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये हो गया आपका फोर्थ, प्रॉफिट मोटिव। रिस्क फैक्टर, ये क्या हो गया भाई? रिस्क फैक्टर, अब बिजनेस जो भी होता है, बिजनेसमैन के लिए रिस्क फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, आप फर्दर प्रॉफिट भी नहीं कर सकोगे। कम रिस्क कम प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन बिजनेसमैन के दिमाग में ये होना चाहिए कि एनी दिस फैक्टर इज ऑलवेज देयर, कि उसको सपोज जैसे एक फार्मर है, क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, ठीक है, वेदर खराब हुआ तो उसका पूरा क्रॉप खराब हो गया, या कोई चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी हो जाती है, टैक्स मैटर होता है, प्राइस लेवल चेंजेस, बहुत सारी चीजें होती हैं, फ्लक्चुएशंस, इसके कारण बिजनेस में काफी कुछ चेंजेस हो सकता है, इफेक्ट होता है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हमेशा रहते हैं। ये रिस्क जो ले लेता है वो आगे अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज dealing in goods and services on a regular basis। इसमें dealing in goods and services तो ओके है, वो तो करता ही है, आप इसके पहले भी आपने पढ़ा। लेकिन ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन किया और खत्म, फिर उसको बिजनेस में नहीं लाया जाता है। अ सेलर प्रोवाइड्स, जैसे कोई आपका घर के सामने आपका ब्यूटी पार्लर है या सैलून है, वहां पे हेयर कट के लिए कस्टमर्स जाते हैं, रेगुलर बेसिस में वो अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसका बिजनेस है, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट एक हेडिंग है, इसको हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन कर लिया, आपने समझा भी होगा, नोट भी किया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नाउ। अब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में पढ़ा था ना कि तीन तरह के प्रोफेशंस, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है। ये तीनों में क्या डिफरेंस है? इसको माइन्यूटली अलग अलग हेडिंग में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया और एक टेबल के फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है, इसमें आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले तो डेफिनेशन क्या होता है बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमने पढ़ा, इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, ठीक है, बिजनेस। प्रोफेशन क्या होगा? स्पेशलाइज्ड सर्विस, यानी इसमें आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो कोई भी अपने नॉलेज के बेसिस पे कुछ काम कर रहा है वो ही होगा प्रोफेशन। जैसे कोई हो गया लॉयर, हो गया डॉक्टर, हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, हो गया, ये अपना स्पेशलाइज्ड सर्विस हर कोई नहीं कर सकता है, जिसके पास वो नॉलेज है वो ही इसको कर सकता है। तो स्पेशलाइज्ड सर्विस बेस्ड ऑन प्रोफेशनल नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? वर्क परफॉर्म फॉर एन एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉयर के लिए काम करते हो और उसके बदले में आपको सैलरी या वेज मिलता है, ये हो गया। तो तीन तरह की एक्टिविटीज। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी involving production, sale of goods and services for profit. Profession is specialized service based on professional knowledge. और एम्प्लॉयमेंट में नॉलेज हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्क इज परफॉर्म फॉर एन एम्प्लॉयर एंड उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है। सेकंड क्या है? क्वालिफिकेशन। बिजनेसमैन को नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, अगर है तो उस नॉलेज को वो अपने बिजनेस में यूज कर सकता है, लेकिन ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको नॉलेज होना, कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रोफेशन में ये जरूरी है, स्पेसिफिक एजुकेशन, डिग्री या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। जब इसका स्पेसिफिक नॉलेज या क्वालिफिकेशन होगा तभी वो इस प्रोफेशन को कर सकेगा। और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एज पर जॉब रिक्वायरमेंट,
जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी बिजनेस में रिक्वायर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। और हमने कल अकाउंट्स में भी पढ़ा था, जो ओनर अपना इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, इनिशियल, दैट इज द कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, ठीक है। सो इसमें इन्वेस्टमेंट जरूरी है, इसमें भी जरूरी होता है लेकिन लिमिटेड। सिर्फ अपने ऑफिस का सेटअप करने के लिए फर्नीचर हो गया, अपना लैपटॉप हो गया, जो सामान हुए एसी वगैरह ये सब हो गया, इतना मिनिमम उसको चाहिए। और इसमें एम्प्लॉयमेंट में नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है, हाई रिस्क ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन एंड कंपटीशन, इसमें आपकी रिस्क बहुत ज्यादा है। इसमें प्रोफेशन में लेस रिस्क, क्योंकि ये डिपेंड करता है अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज पे, ठीक है। इसको कोई रिस्क नहीं है, अपना प्रोफेशनल जो नॉलेज है वही वो शेयर कर रहा है, तो शेयर करने के बदले में उसे फीस मिल रहा है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। और इसमें बिल्कुल नो रिस्क, क्योंकि वो उसे कोई इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं होता है, ठीक है। सो डेफिनेशन, क्वालिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, रिस्क फैक्टर। बच्चों इसे नोट कर लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी समझना है ये आप एक बार देख लें। ये चार्ट के फॉर्म में इसको किया गया है ताकि इसको समझने में और लर्न करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि जब तक आप कंपेयर करोगे नहीं तब तक आपको उसका डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी है, ये आपका बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, और ये एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसके अलावा ये और भी कुछ पॉइंट्स है जिसको हम इलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बोला था इसका होता है टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन का क्या होता है, टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विस एंड अर्न फीस। उस सर्विस जो देगा उसके बदले में उसे फीस मिलेगी, और इसे तो सैलरी या वेज मिलता है। सेकंड है रिटर्न या इंसेंटिव। रिटर्न इसका क्या है, प्रॉफिट इज अनसर्टेन एंड डिपेंड्स ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस। जितना अच्छा वो अपनी सर्विस देगा और जितना सेल करेगा उसका उतना ज्यादा प्रॉफिट। सो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बिजनेस का ये एक फैक्टर है। इसमें प्रोफेशन में क्या है, फीस और कंसल्टेशन चार्जेस रिसीव फॉर सर्विस, ये अपने हिसाब से इसको रिटर्न मिलता है। जितना वो कंसल्टेंसी से अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सकता है उसे फीस उतनी मिलेगी, उसकी सर्विसेज जितनी अच्छी होगी उसकी फीस उस हिसाब से मिलेगी। और इसमें फिक्स सैलरी है, बोनस और इंसेंटिव ये भी डिपेंड करता है कि बिजनेस अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो सैलरी के साथ साथ आपको बोनस मिलेगा। नेचर ऑफ वर्क, this involves manufacturing, trading or providing services, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चर आप अपने फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके बाद उसको आप सेल कर रहे हैं, उसके बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी आप दे रहे हैं, तो दिस इज इट। प्रोफेशन में प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग टास्क जो आपको असाइन किया गया है, परफॉर्मिंग द टास्क असाइंड, यानी आपकी जिम्मेदारी जो जो काम की है वो आपको करना है, बस। कोड ऑफ कंडक्ट, ये पॉइंट इसलिए डाला गया है कि जैसे बिजनेसमैन को कोई स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, सिर्फ
उसे इतना मतलब फॉलो करना होता है कि वो अपने कस्टमर का ख्याल रखे, ऐसा गुड्स वो दे कि सोसाइटी में भी वो यूजफुल हो, ठीक है, कोई गलत प्रैक्टिसेस ना अपनाए। लेकिन कोई इसके लिए स्पेसिफिक कोड नहीं होता है। कोड किसके लिए होता है? प्रोफेशन वाले के लिए, ठीक है। इनको अकॉर्डिंग टू अपने इंस्टीट्यूट, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग को जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनको एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग टू पूरा काम करना होता है। उसके आगे मतलब उससे हटके आप नहीं कर सकते हो कुछ, उससे अगर करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। या डॉक्टर्स के लिए भी पूरा स्पेसिफाइड होता है, इन्हें अपना ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है, डॉक्टर्स को ओथ लेना पड़ता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में अपना जो एम्प्लॉयर का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो फॉलो करना होता है। फ्रीडम ऑफ वर्क, बिजनेसमैन के लिए फुल फ्रीडम, खुद बिजनेस कर रहा है, खुद डिसीजन ले रहा है, खुद अपने प्रॉफिट शेयर कर रहा है, लॉस हो रहा है तो बेचारे को लॉस भी शेयर करना होता है, ठीक है। इसके लिए भी लिमिटेड फ्रीडम, क्योंकि इसको फॉलो करना होता है ये कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। और इसके लिए नो फ्रीडम, जैसा एम्प्लॉयर ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग टू उसे काम करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब भी पढ़ोगे, तीनों को पढ़ोगे, इस चार्ट के अकॉर्डिंग टू पढ़ोगे, हर टॉपिक को आप इलैबोरेट कर सके इस तरह से आप पढ़ो। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप डाउट्स लिख सकते हो। जिस नंबर पे आपको ऐड किया गया है उसी नंबर पे आप अपने डाउट्स को भी लिखोगे, उसमें तुरंत आपको अगर छोटे डाउट्स हो तो आपको तुरंत क्लियर किया जाएगा, अगर आपके कुछ ज्यादा डाउट्स हैं तो उसको भी टेकअप कर लिया जाएगा। ओके, तो अभी इसमें से क्या समझना है? एक डाउट आया है कि कोड ऑफ कंडक्ट, यही है ना, कोड ऑफ कंडक्ट टॉपिक वापस एक्सप्लेन कर दो। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि स्पेसिफिकली इससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसके और कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। जो प्रोफेशन वाले होते हैं, प्रोफेशन में आ जाते हैं, जो कॉमन प्रोफेशंस हो गए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम बता सकते हैं, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, उनके लिए उनका जो इंस्टीट्यूट होता है, जैसे हमारा, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो हमारा एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसमें जब हम सीए बन जाते हैं तो हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट पूरा दिया जाता है, उसको हमें रीड करना होता है, उसको हमें साइन करना होता है, उसे हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए भी एक ओथ होता है, वो पूरा लिखते हैं, उनका एक इंस्टीट्यूट से उनको दिया जाता है, ये ओथ उनको साइन करना होता है। या लॉयर्स होते हैं, उनको भी अपने बार एसोसिएशन वगैरह से उनको भी एक कोड फॉलो करना होता है, उसके बाहर वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सीए कोई है या डॉक्टर कोई है तो वो अपना फीस एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, या वो गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है। डॉक्टर अगर कुछ गलत प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए उसे इंस्टीट्यूट से पनिश किया जाता है, पनिश यानी उसको पेनल्टी लग सकता है कुछ भी, तो वो हमेशा उसके दिमाग में रहता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें ये इंस्टीट्यूट के सारे कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक फाउंडेशन है, आप प्रैक्टिस करो कुछ भी करो तो ये एक फाउंडेशन है जिसे प्रोफेशन वालों के लिए है। इस तरह का फाउंडेशन बिजनेसमैन के लिए नहीं है। इस तरह का फाउंडेशन बिजनेसमैन वालों के लिए नहीं है, ठीक है। वो नो स्पेसिफिक कोड, लेकिन उनको इतना तो फॉलो करना चाहिए कि वो गलत चीज सेल नहीं कर रहे हैं, या मैल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, या सामानों में कुछ हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं, या किसी कस्टमर को चीट नहीं कर रहे हैं।
ये हम लोग एक जनरल रूल ऐसे बता रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्पेसिफिक कोड होता नहीं है। और जो एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, इनके लिए जो एम्प्लॉयर ने बता दिया है कि इस तरह से आपको काम करना है, वही चीज उसको फॉलो करना है। ओनली द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर वेयर ही इज एम्प्लॉयड, राइट। आई होप आप लोगों को क्लियर है। आपको स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले लेना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं लोग। ओके, सो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? ठीक है, बेसिक फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये सारी चीजें जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो जब प्रैक्टिकली आप जाके देखोगे बाहर, तो ये सारी चीजों को आप इंटर रिलेट करने को रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे फर्स्ट थिंग है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। अगर किसी पर्सन ने ये सोचा है कि हमें कोई बिजनेस करना है, तो फर्स्ट कैसे स्टार्ट करेगा? फर्स्ट इज सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ बिजनेस, चूजिंग एन इंडस्ट्री बेस्ड ऑन प्रॉफिट पोटेंशियल। तो उसे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले एक बिजनेसमैन को बहुत रिसर्च करना होता है, उसको काफी सारी चार्टिंग वार्टिंग बनानी पड़ती है, मार्केट सर्वे करना होता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही कोई स्टार्ट करता है बिजनेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस पैसा है हमारे पास, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्या किन किन चीजों को ध्यान में रखना है? मार्केट की डिमांड क्या है? जिस चीज को वो सोच रहा है कि एक किसी भी चीज का बिजनेस अगर करना है उसे, सपोज किसी स्वीट शॉप, अगर कोई मिठाई की दुकान खोलना चाहता है, तो उसे पहले मार्केट का डिमांड देखना है कि ये जो मिठाई वो जिस मिठाई से वो शुरू करना चाह रहा है, उस मिठाई की कितनी डिमांड है। पर्सनल इंटरेस्ट एंड नॉलेज। पर्सनल इंटरेस्ट एंड नॉलेज से क्या मतलब है कि उसको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नॉलेज है कि नहीं। अगर उसको नॉलेज है तो वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से प्लान कर सकता है, नहीं तो उसे किसी को हायर करना पड़ेगा, किसी की सर्विस लेनी पड़ेगी, उससे समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, सो पर्सनल अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास ये दोनों चीज नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसे फिर हेल्प लेनी पड़ेगी, उसे अपॉइंट करना होगा लोगों को। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी देखना है उसको, अंदाजन कि ये इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इससे प्रॉफिट मिलेगा या इसमें कितना खर्चा होगा, और तब जाके हमारा ब्रेक इवन होगा। ठीक है, conducting market research to understand customer needs, competitors का competitors को भी समझना है, and growth potential। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझने के लिए उसे मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। तो आप लोग सब कोई कनेक्टेड है? कुछ बीच बीच में कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो घबराए नहीं। ठीक है, तो अगर कोई टेलर है, उसे एक बिजनेस स्टार्ट करने का, अगर किसी ने सोचा कि मैं एक बुटीक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो इनिशियली उसके पास जो भी कैपिटल है उससे उसने डिसाइड किया कि मैं घर से ही स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद उसने जैसे ट्रेंड को देखा और उसे दिखा कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, कस्टमर्स बहुत आ रहे हैं, कंपटीटर्स हैं लेकिन फिर भी उसका डिमांड बहुत है, तो वो फिर शिफ्ट करके बाहर जाके शॉप लेके उस बिजनेस को कर सकता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस ये है बहुत जरूरी।
आप ऐसा बिजनेस कुछ करें जिसका डिमांड हो, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो, ठीक है, उसी के बेसिस पे आप अपनी रिसर्च करें। सेकेंड है साइज ऑफ बिजनेस, डिसाइडिंग ऑन स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। इसमें डिसाइड करने के लिए क्या क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन कैपिटल, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रोडक्शन और टारगेट मार्केट क्या है। आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, आपके पास इतनी कैपिटल, इतनी रिसोर्सेस, इतना मशीनरी वगैरह सब कुछ अरेंज कर सकते हैं, तो आप प्रोडक्शन, और आपकी टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है, किस तरह के कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। स्मॉल स्केल बिजनेस रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट and easy to manage, while large scale in business needs heavy capital and infrastructure। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है कि आपके पास अगर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पैसा है, आप उससे स्टार्ट करना चाहते हो, आपने बहुत अच्छे से रिसर्च भी किया है और आपको लगता है कि हाँ आप इतना रिस्क ले सकते हैं और मार्केट डिमांड भी बहुत अच्छा है, कस्टमर भी बहुत अच्छा है, तो आप लार्ज स्केल में स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो इट इज बेटर कि आप लेस इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए, उसको मैनेज करना भी इजी होगा। जब आपके पूरे क्या कह सकते हैं, आप मैनेजेबल अगर आपको लग रहा है तो आप बड़े लार्ज स्केल इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, सेकंड है साइज ऑफ बिजनेस। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, अगर आपको लग रहा है कि आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो मेरे साथ साथ आप कीवर्ड्स नोट करते जाएंगे। और एक और आपके लिए एडवाइस है कि जो बिजनेस स्टडीज है ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, तो जो बुक है उसको आप चैप्टर जैसे खोलोगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि अरे बाप रे इतना सारा थ्योरी है कैसे पढ़ेंगे, लेकिन जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मेरा एडवाइस है कि इस चैप्टर को एक रीडिंग जरूर लगाना पहले, उसके बाद फिर सेकंड रीडिंग जब करोगे तब आपको समझ में आएगा और की पॉइंट्स को हाईलाइट करना। सो बुक को जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपके लिए बहुत अच्छे से बना है, उसको रीड जरूर करना, कुछ भी छोड़ना नहीं। उसमें अगर कोई डिफिकल्टी होती है समझने में तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अपने बुक को भी पढ़ना, और ये नोट्स आपको समराइज वे से हमने बनाया हुआ है ताकि आपको इजी हो समझने में, ठीक है। थर्ड क्या होता है, लोकेशन ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट बिजनेस लोकेशन, ये भी बहुत जरूरी है। आपको बिजनेस इस तरह की जगह पे लोकेशन आपको खोजना पड़ेगा जहां पे आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं। सो वेदर डिमांड इन दैट एरिया, उस एरिया में डिमांड आपके प्रोडक्ट की है या नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कस्टमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक। ये क्या हो जाता है कि आप अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ चीज आप तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। तो अगर कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहा है तो इस जगह, ऐसी जगह पे उसको फैक्ट्री सेटअप करना चाहिए जहां से वो रॉ मटेरियल्स जैसे ही उसका खत्म हो जाता है तो वो दोबारा जब री ऑर्डर करेगा तो उसके लिए बहुत इजी हो, जल्दी मिल जाए। सो रॉ मटेरियल्स के जगह से पास हो, जहां पे कस्टमर्स बहुत ज्यादा हो, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन और इस सब चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा इनिशियली ना हो, इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना है। ऑनलाइन बिजनेस रिक्वायर्स अ डिजिटल प्रेजेंस while physical business needs a well connected location। ये तो आपने देखा ही है, जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों को समझ में कैसे आएगा कि आपका यहाँ पे कोई शॉप है, आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो। तो आप कभी भी फेसबुक या कोई इंस्टा ये सब देखोगे तो आप देखोगे बहुत तरह तरह के एड्स आ रहे हैं।
आपको कुछ खरीदने के लिए क्लोथ्स हैं, ज्वेलरीज हैं, कुछ भी चीजें सामान है, तो उसमें जो बिजनेसमैन है उसको ये डिजिटल प्रेजेंस हमेशा ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा डिजिटल एडवर्टाइज करे, तभी वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को दिखा सकता है। और जो फिजिकल है, फिजिकल बिजनेस है, वो तो अपना दुकान अपने अच्छे से सजा के रखेगा, वहां पे जो भी फुटफॉल होगा, जो भी कस्टमर्स आएंगे वो फिजिकली देख सकते हैं और उसको वो वन टू वन समझा भी सकता है कि उसका सामान क्या है, क्या प्रोडक्ट है। ठीक है। फोर्थ क्या है, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, अरेंजिंग कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल्स खरीदना, मार्केटिंग और एम्प्लॉय सैलरीज। फिर आगे पहले इनिशियली आप, उसीलिए लोग कहते हैं कि इनिशियली आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है उससे आप स्टार्ट करो, उसके बाद फर्दर आपने देखा कि हाँ और भी बढ़ रहा है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हो, ठीक है, या किसी इन्वेस्टर से लोन ले सकते हो। ये हो गए हमारे, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। A few more points. I'm sorry, खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी पॉइंट्स है। फिजिकल फैसिलिटीज, ठीक है, फिजिकल फैसिलिटीज में क्या आता है कि प्रोक्योरिंग नेसेसरी मशीनरी, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये क्या है कि आपको प्रोक्योर करना होगा रॉ मटेरियल्स ऑन रेगुलर बेसिस, या आपको मशीनरी इंस्टॉल करना होगा, अरेंजिंग रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड एंड इंश्योरिंग टाइमली अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव। यानी आपको रॉ मटेरियल जब भी खत्म हो जाता है, प्रोडक्शन कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स खत्म होने के पहले ही आप उसको ऑर्डर कर सको और आपके पास वो टाइम से पहुंच जाए, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसी जगह पे अपना शॉप खोला हुआ है या आपका फैक्ट्री ऐसी जगह पे है जहां से आपके रॉ मटेरियल को लाने में ही बहुत ज्यादा आपको खर्चा भी हो रहा है और टाइम भी लग रहा है। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान में रखना है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, तो हायरिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज। अगर आपको इस बिजनेस का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तो आपको स्किल्ड स्टाफ रखना जरूरी होगा। हायरिंग स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन बिजनेस नीड्स एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी। 7 क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज एंड बिजनेस स्ट्रक्चर। ये आपका सेकंड जो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का, उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी है, उसमें आपको कौन सा बिजनेस आपको आपके लिए सूटेबल है, तो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट कंपनी। तो सबको बनाने के अलग अलग लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इजी होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। आप जैसे ही आपने सोचा कोई बिजनेस स्टार्ट करने का तो सोल प्रोप्राइटरशिप से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंपनी बनाना है तो उसमें आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, आपको इनकॉर्पोरेशन करना होता है, लीगल बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो फुलफिल करना होता है। उसके बाद आपको लाइसेंस लेना होता है, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन होती है, पैन नंबर लेना होता है, ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है। ठीक है, इसके अलावा टैक्स प्लानिंग, इवैल्यूएटिंग द टैक्स लायबिलिटीज एंड कंप्लायंसेस। टैक्स लायबिलिटी और उसका इम्पैक्ट ऑन बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, ये जब आपका बिजनेस रन करेगा उस पे आपका जो प्रॉफिट होगा उस पे आपका टैक्स लगेगा। ये सारे डिसीजन मैटर्स होते हैं कि आपका कितना टैक्स बर्डन आ रहा है,
उसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेना होगा ताकि आप टैक्स रिड्यूस कर सकते हो, ये सारी चीजें, ये भी है पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इसको भी नोट करना होता है। फिर 9th क्या है, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड इनिशिएटिंग द बिजनेस ऑपरेशन। उसके बाद इतनी सारी चीजों को करने के बाद एक आपका वेल प्लान एक बिजनेस सेटअप, आप स्टार्ट एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो, उसी के बेसिस पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, जिससे आपकी एफिशिएंसी बनी रहे, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहे और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ये भी रहे। आफ्टर टेकिंग ऑल सच डिसीजंस फाइनली यू स्टार्ट योर जर्नी। ठीक है, सो एक बार रिव्यू कर लेते हैं सारे आपके कितने पॉइंट्स हो गए, 9 पॉइंट्स हो गए। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो बेसिक फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, हमने क्या क्या डिस्कस किया, सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, क्या करना है आपको डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल, लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपको कहाँ पे अपना शॉप या आपका फैक्ट्री होना चाहिए, फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन, या आप अपने इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करना चाहते हैं या आपको कहीं से लोन लेना है, फिजिकल फैसिलिटीज, यानी आपके रॉ मटेरियल कहाँ से आपको लेना है, वो कितना दूर है, उसको लाने में आपका क्या खर्चा लग रहा है और आपको टाइमली वो मिल पाएगा कि नहीं, ये सारी चीजें। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, आपके पास अच्छे स्टाफ होने चाहिए, स्किल भी होने चाहिए, अनस्किल भी होने चाहिए, जो आपको फेथफुली ऑनेस्टली आपके साथ जुड़े रहें। लीगल फॉर्मेलिटीज एंड बिजनेस स्ट्रक्चर, ये भी है, अगर आपने कोई कंपनी से आपने स्टार्ट किया, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज है, लेकिन अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करते हो तो आपको कंपनी एक इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, उसका आपको नाम एक रखना पड़ेगा, लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, पैन नंबर लेना पड़ेगा, फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, इसके बाद टैक्स प्लानिंग भी आपकी पहले ही हो जानी चाहिए कि हमारा टैक्स बर्डन जितना कम से कम हो, उस तरह से हमको अपने खर्चों को और इनकम को प्लान आउट करना है। फिर लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, फाइनली आपका एक पूरा फ्लो चार्ट बन गया, आपका पूरा बिजनेस आइडिया पूरा एक बन गया, उसके हिसाब से आप फिर फाइनली स्टार्ट कर सकते हो अपना बिजनेस। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस भी हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, business is not just about earning money, modern business aims for, बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही नहीं होना चाहिए, ये साइड बाय साइड आपको ध्यान में रखना चाहिए बिजनेसमैन को कि सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में ना रहे, ग्रोथ भी होना चाहिए, गुड रेपुटेशन भी होना चाहिए और सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी उसको फॉलो करना चाहिए। आजकल सारे बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेस है उनको CSR, आप आगे जाके पढ़ोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए कुछ फंड एलोकेट करा जाता है और उसको ये चीज पे इन्वेस्ट करना होता है और फॉलो भी करना होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। फिलहाल पहला है ऑब्जेक्टिव, क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग, प्राइमरी गोल फॉर एनी बिजनेस। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के बिना सर्वाइवल भी नहीं है। अगर किसी ने सोचा कि चलो सिर्फ गुड रेपुटेशन और सोशल रिस्पांसिबिलिटी ही मेरा मेन फैक्टर है, तो वो फिर अपना खाएगा क्या, वो प्रॉफिट नहीं करेगा तो वो उसमें उसको मोटिव भी नहीं आगे कंटिन्यू करने की होगी। सो प्रॉफिट इज प्राइमरी गोल। मार्केट स्टैंडिंग क्या है, अचीविंग अ गुड पोजीशन इन द मार्केट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा तो आपके प्रोडक्ट को आपका कंपटीटर भी वही प्रोडक्ट बना रहा है या सेल कर रहा है तो आपके पास कस्टमर्स क्यों आए और आपसे क्यों जुड़े रहेंगे, तो ये है मार्केट स्टैंडिंग, आपको ये बनाना है। इनोवेशन हमेशा होना चाहिए बिजनेस में, आगे बढ़ने की नई नई चीजों को
अडॉप्ट करने की, ताकि आपके कंपटीटर्स उसी प्रोडक्ट को अगर ला रहे हैं, आप पुराना ही सामान बेच रहे हैं, तो आपके पास कोई आएगा भी नहीं, ठीक है। तो जैसे जोमेटो है इंट्रोड्यूसिंग 10 मिनट डिलीवरी, आपने देखा है जोमेटो 10 मिनट में डिलीवरी, अब दूसरा किसी ने उससे भी कम समय में डिलीवरी दिया है। या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंस्टेड ऑफ पेट्रोल वंस। सो ये कंटिन्यूअस मार्केट में इनोवेशन होता रहता है, ताकि आपको आपका ग्रोथ भी होता रहे। So first is profit earning, market standing, innovation, right? इसके अलावा और क्या क्या है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास एक बिजनेस के पास क्या क्या होता है? मेन काम करने वाले, मनी, मटेरियल्स एंड मशीन्स, ये सारे रिसोर्सेज जो आपके पास है, ये सबका आपको पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। इसको यूटिलाइज करके आप अपने प्रोडक्ट को और अपनी सर्विसेज को और भी अधिक अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसिंग मोर विद द सेम और फ्यूअर इनपुट्स। इसका मतलब क्या होता है? इससे आपको मतलब बिजनेसमैन को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि उसके बिजनेस में जो खर्चा हो रहा है वो कितना कम से कम हो सके, ताकि वेस्टेज भी ना हो और वो आगे कुछ चीजों में इन्वेस्ट कर सके, या उसे आगे चल के लोन वगैरह ना लेना पड़े, क्योंकि लोन लेंगे तो उसमें एक लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए वो इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, जितनी कम चीजें हैं उसी से और भी अधिक अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। इस तरह की चीजों को उसको ध्यान में रखना है। और फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, ये हमने अभी पढ़ा था। These relate to welfare of society, environment and ethical conduct, जैसे supplying quality products at fair prices, not cheating customers with low quality products, या no black marketing, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें तो आप जानते ही हो, इसलिए इसको इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें इसकी सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, या रिस्पांसिबिलिटी टू द सोसाइटी, कि किसी कस्टमर को चीट ना करें, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने शॉप में ना रखें, या ब्लैक मार्केटिंग ना करें, एंड फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम और भी बिजनेस रिस्क, फिर उसके लिमिटेशंस वगैरह, ये सब हम टेकअप करेंगे। तो आज आप एक बार देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद फिर ये चार्ट हमने पूरा डिटेल्स में पढ़ा। इसमें हर बेसिस ऑफ कंपैरिजन के बेसिस पे आप इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हो, किस तरह से डिमार्केट कर सकते हो, इसको आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर बेसिक फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा था। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो बच्चों आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डाउट्स होगा तो लिखिएगा, डाउट्स आपके क्लियर होंगे, और नेक्स्ट क्लास पे आप पूरा चीज को एक बार रिव्यू करके फिर आइएगा। ओके।